दुनिया ने एक से बढ़कर एक क्रिमिनल देखे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ खूंखार और ताकतवर ही नहीं था, बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे सबसे अमीर लोगों में से एक था। ये कहानी है पाब्लो एस्कोबार के अविश्वसनीय उदय और पतन की। 25 अरब डॉलर, जी हाँ, 25 बिलियन डॉलर्स। ये थी पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ 1980s के आखिर में, और इस नंबर ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान बना दिया था। जरा सोचिए इस बात को, एक अपराधी दुनिया के टॉप सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। इतना बड़ा एम्पायर आखिर चलता कैसे था? बस एक ही उसूल पर, एक सिंपल सा फ्रेज जो उसके पूरे बेरहम शासन की पहचान बन गया, प्लांता ओ प्लोमो। मतलब बिल्कुल सीधा सा था, चांदी या सीसा। यानी या तो रिश्वत लो, मेरी चांदी लो और चुप रहो, या फिर सीसे की गोली खाओ। यही क्रूर सा सिंपल सा विकल्प देकर उसने पुलिस, जज, पॉलिटिशियन सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा था। अपनी पावर के पीक पर उसे पूरी दुनिया में बस एक ही नाम से जाना जाता था, द किंग ऑफ कोके। उसकी दौलत का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए, उसकी जो 25 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ थी ना, वो उसके अपने देश कोलंबिया की पूरी जीडीपी का लगभग 65% था। मतलब एक अकेला आदमी अपने देश की इकॉनमी का 2/3 हिस्सा कंट्रोल कर रहा था। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन सवाल यह है कि वो यहां तक पहुंचा कैसे? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि एक आम से परिवार का लड़का क्राइम की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन गया। कहानी शुरू होती है स्कूल से। पैसों की तंगी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा, और तभी उसने खुद से एक वादा किया कि 25 साल का होने तक या तो मैं करोड़पति बनूंगा या मर जाऊंगा। बस यही जिद, यही जुनून उसे जुर्म के रास्ते पर ले गया। और शुरुआत जानते हैं कैसे हुई? बहुत छोटे मोटे क्राइम से, नकली डिप्लोमा बेचना, स्मगलिंग, कार चोरी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1971 आते आते वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को किडनैप करने लगा, फिरौती के लिए। फिर 1975 में उसने मेडेलिन के टॉप ट्रक तस्कर का ही काम तमाम कर दिया, कंट्रोल हासिल करने के लिए। और बस अगले ही साल 1976 में उसने को-फाउंड किया द मेडेलिन कार्टेल। सोच लीजिए, कुछ ही सालों के अंदर एक मामूली सा चोर एक ड्रग लॉर्ड बन चुका था। तो अब बात करते हैं उसकी दौलत की, उसके आलीशान एम्पायर की। जो नंबर्स अब सामने आएंगे ना, वो सुनकर शायद होश उड़ जाएं। अपने पीक पर मेडेलिन कार्टेल दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कोकेन का 80% हिस्सा सप्लाई कर रहा था। 80%, ये तो एक तरह से पूरी मोनोपोली हो गई। और इसी वजह से उसका नाम पड़ा द किंग ऑफ कोकेन। हर हफ्ते उसकी कमाई का अंदाजा है $420 मिलियन। ये इतना पैसा था, इतना ज्यादा पैसा कि उसको संभालना ही एक अलग प्रॉब्लम बन गया था। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा पैसा भी एक मुसीबत है, और एस्कोबार के केस में ये बिल्कुल सच था। उसको हर महीने सिर्फ नोटों की गड्डियां बांधने के लिए $2,500 के रबर बैंड खरीदने पड़ते थे। इतना कैश था कि गिना नहीं जाता था, तौला जाता था। और सुनिए, उसके गोदामों में रखे कैश का 10% यानी लगभग $2 अरब हर साल या तो चूहे खा जाते थे या पानी में गल जाता था। हद तो तब हो गई जब एक बार अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए उसने एक ही रात में $2 मिलियन के नोट जला दिए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एस्कोबार की एक अलग ही इमेज भी थी, एक ऐसी पब्लिक इमेज जहां उसने अपनी बेरहम साइड के साथ एक दानवीर का चेहरा भी दुनिया को दिखाया। एक तरफ वो गरीबों के लिए घर बनवा रहा था, अस्पताल और स्कूल खोल रहा था। लोग उसको रॉबिन हुड समझने लगे थे। उन्हें लगता था कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन पाब्लो कर रहा है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, उसी पाब्लो ने 4000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें 600 से ज्यादा पुलिस वाले थे, जज थे, पत्रकार थे, और तो और एक पूरा का पूरा सिविलियन प्लेन बम से उड़ा दिया था। एक ही शख्स, हीरो भी और विलेन भी। और इसी रॉबिन हुड वाली इमेज का फायदा उठाकर 1982 में पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया की पार्लियामेंट में चुना गया। सोच लीजिए, एक ड्रग लॉर्ड अब एक नेता था। उसका सपना था देश का प्रेसिडेंट बनना, लेकिन यह सपना जल्द ही टूट गया जब जस्टिस मिनिस्टर ने भरी संसद में उसके क्रिमिनल पास्ट को बेनकाब कर दिया, और बस वही उसका पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया।
अब जब पॉलिटिक्स का रास्ता बंद हो गया और अमेरिका उसको अपनी जेलों में डालना चाहता था, तो एस्कोबार ने अपने ही देश के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया और ये दौर उसके आतंक का सबसे खूनी दौर साबित हुआ। वो अमेरिकी जेल से इतना डरता था कि उसने एक अजीब सा सौदा किया। 1991 में उसने कहा, मैं सरेंडर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मुझे मेरी बनाई हुई जेल में रखा जाएगा, एक आलीशान जेल जिसका नाम था ला कैथेड्रल, और इसके गार्ड भी उसी के आदमी होंगे। और आप मानेंगे नहीं, सरकार मान गई। वो अपनी ही जेल से अपना पूरा एम्पायर चलाता रहा। अमेरिका ना जाना पड़े इसके लिए उसने हर हद पार कर दी। उसने जस्टिस मिनिस्टर की हत्या करवा दी, कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पर हुए हमले को फंड किया, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की हत्या की और एक विमान को बम से उड़ा दिया जिसमें 100 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। लेकिन जब सरकार को होश आया और उन्होंने उसको एक असली जेल में शिफ्ट करने की कोशिश की, वो ला कैथेड्रल से फरार हो गया और यहां से शुरू हुई उसकी जिंदगी की आखिरी दौड़। अगले 18 महीने वो दुनिया का सबसे वांटेड आदमी था। उसे पकड़ने के लिए एक ऐसी टीम बनी जैसी पहले कभी नहीं बनी थी। सोच लीजिए कौन कौन थे। कोलंबियन सरकार, यूएस की डीईए यानी सर्च ब्लॉक, उसका सबसे बड़ा दुश्मन काली कार्टेल, और एक ग्रुप था लॉस पेपेज। ये उन लोगों का ग्रुप था जिनके परिवार वालों को पाब्लो ने मारा था। मतलब उसके सारे दुश्मन, छोटे बड़े, सब एक साथ आ गए थे। इतने दुश्मनों से बचना आसान नहीं था और आखिर में टेक्नोलॉजी ही उसको ले डूबी। अपने 44वें जन्मदिन पर उसने एक गलती कर दी, अपने परिवार से फोन पर बात कर ली और बस यूएस की मदद से वो कॉल ट्रेस हो गई और उसके छिपने की जगह मिल गई। तो 2 दिसंबर 1993 कोलंबियन फोर्सेस ने उसके सेफ हाउस पर रेड की। भागने की कोशिश में वो छत पर पहुंचा और वहीं एक शूटआउट में मारा गया। और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड की कहानी का द एंड हो गया। लेकिन क्या कहानी सच में यहां खत्म होती है? शायद नहीं। उसके अंतिम संस्कार में जानते हैं कितने लोग आए? करीब 25,000। ये भीड़ दिखाती है कि कोलंबिया के लोगों के लिए वो कितना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। बहुत सारे लोगों के लिए वो आज भी एक मसीहा था। और बस यही सवाल पीछे छोड़ गया पाब्लो एस्कोबार। वो कौन था? एक बेरहम आतंकवादी या गरीबों का मसीहा, एक लोकनायक? उसकी विरासत इसी सवाल में आज भी जिंदा है और इसका जवाब शायद उतना आसान है ही नहीं जितना लगता है।